तो भाई पिछली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आबादी में मर्दों का वो तनासब जो कि ए को वोट देता है और आबादी में औरतों का वो तनासब जो कि ए को वोट देता है, क्या उनके बीच में कोई ख़ास फ़र्क है या नहीं। और भाई ये बात मालूम करने के लिए हमने आबादी में से 1000 मर्दों का बेतरतीब नमूना लिया और मालूम कर लिया कि उनमें से कितने लोग ए को वोट देते हैं। और उसका तनासब हमारे पास आया था 0.642 के बराबर। इसी तरह हमने आबादी में से 1000 औरतों का बेतरतीब नमूना ले लिया और उसमें से देख लिया कि कितनी औरतें ए को वोट देती हैं। इस बात का तनासब बराबर आया 0.591 के। अब कहने को तो हम दोनों सैंपल प्रोपोर्शन की मदद से भी ये बात मालूम कर सकते हैं, लेकिन साथ में मसला ये था कि हमें एतमाद की सतह 95% चाहिए थी और इसलिए हम अपने जवाब तक बहुत आराम से नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर हम इस चीज़ का हिसाब लगा लें कि नमूने का तनासब P1 का और P2 के नमूने का तनासब बराबर हो जाएगा 0.642 माइनस 0.591 के। तो अगर हम इसका हिसाब लगा लें तो भाई ये बराबर आ जाता है 0.051 के। इसको हमने पीले रंग से दिखाया था, तो मैं यहाँ पर पीला रंग इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। भाई हमें इन दोनों का फ़र्क यानी अपना जवाब कुछ इस तरह का चाहिए जिसके ऊपर हमें 95% एतमाद हो सके। अच्छा, इस पूरी बात को ज़रा तमीज़ से बयान भी कर लेते हैं। और इसको बयान करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये चीज़ जो हमारे पास आई है, ये जो फ़िगर हमारे पास आई है, ये जो कदर हमारे पास आई है, वो असल में इस तरह के फैलाव से कोई एक बेतरतीब तौर पे चुनी हुई कदर है। क्योंकि ये जो नमूने का फैलाव बना है, वो नमूने के इस पैरामीटर पे बना है। तो चलें, इसको इस तरह से बयान कर लेते हैं कि हमें 95% ये एतमाद होना चाहिए। एतमाद होना चाहिए कि हमारे इस पैरामीटर की असल कदर के P1 माइनस P2 की असल कदर कुछ d फासले पर है। 0.051 से। और यहाँ पर हमने d फासला इसलिए लिखा है क्योंकि हम एतमाद की सतह मालूम करने के लिए एतमाद का वक्फा मालूम करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते हैं। बल्कि ये भी बहुत पुख्ता बयान है, इसको मैं और बेहतर तरह लिख सकती हूँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P1 P2 की असल कदर 0.051 से d फासले के अंदर हो। d से d फासले के अंदर हो। तो भाई ये बयान अब अच्छी तरह से दिखा रहा है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को, यानी इत्मीना वक्फे को। लेकिन इसी बात को एक और तरह से भी बयान किया जा सकता है। और भाई मैं इतनी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस बात को इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि आपको इत्मीना वक्फा जानने के लिए फ़ॉर्मूला नहीं रटना पड़े, बल्कि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो दूसरी तरह से हम इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि इस बात का इम्कान कि 0.051 P1 माइनस P2 से d फासले पर हो, बल्कि फासले पे नहीं हो, फासले के अंदर हो।
95% के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक ही जैसी हैं। ये एक ही सूरत हाल को बयान कर रही हैं, लेकिन बस ये बयान करने का तरीका मुख्तलिफ है। ये हमारा स्क्वायर रूट है जो कि यहाँ तक आ रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। खैर, तो भाई अब अगर हम इन दोनों बयानात को ज़ाहिरी तौर पर देखना चाहें, यानी इस बात को हम ज़ाहिरी तौर पर देखना चाहें, तो हम कहेंगे ये कि इस औसत कदर से डी फासला हमें मालूम करना है, जो कि औसत कदर के दोनों तरफ होगा। तो हमें ये डी फासला मालूम करना है ताकि जब भी हम बेतरतीब तौर पे इस फैलाव में से कोई भी नमूना लें, और याद रहे कि ये भी एक बेतरतीब नमूना ही है इसी फैलाव का, तो 95% ये इम्कान हो कि वो बेतरतीब नमूना इस फासले के अंदर अंदर मौजूद होगा। और भाई अगर ऐसा होगा तो साथ ही साथ 95% ये इम्कान होगा कि हमारी जो असल कदर है P1 माइनस P2 की, वो भी इस इत्मीना वक्फे में होगी, और यूं फिर हम अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो भाई अभी तक हमने ये सूरत हाल बयानात की शक्ल में भी देख लिया है, इसको हमने ज़ाहिरी तौर पर भी देख लिया, और अब आते हैं हिसाब किताब पर। तो हमें असल में ये फासला जो है डी, उसकी कदर मालूम करनी है, और फिर हम उस कदर को इस पैरामीटर के नमूने की कदर में जमा भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे, और यूं हमारे पास एक इत्मीना वक्फा आ जाएगा जिस पे हमें 95% एतमाद होगा। चलें फिर अपना असल काम शुरू करते हैं, और इसके लिए हम जी टेबल का सहारा लेंगे। और ख़ुसूसन जी टेबल का हम सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे ये जितने भी फैलाव हैं वो आम शक्ल के हैं, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब भाई हम मज़े से इस बात को इसलिए फ़र्ज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो एन है, यानी नमूने का जो साइज़ है, वो काफ़ी बड़ा है, वो 1000 के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि हमें जो नमूने की कदर मिली है 0.051, वो ना तो 0 से बहुत करीब है और ना ही वो 1 से बहुत करीब है। तो इसलिए हम बहुत ही इत्मीनान से फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये फैलाव कुछ आम शक्ल का ही होगा, और बस इस वजह से हम जी टेबल का पूरा पूरा सहारा ले सकते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा प्यारा सा जी टेबल। अच्छा, अब देखना यह है कि हमें कितने स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कितने मयारी इन्हिराफ दूर होना होगा इस औसत कदर से कि ये पूरा जो रकबा है वो 95% के बराबर आ जाए। और जी टेबल हमें बिल्कुल यही चीज़ दिखाएगा। तो फिर से अपने जी टेबल को ले आते हैं। अब हमें देखना है कि 95% जो कि डेसिमल में बराबर हो जाएगा 0.95 के, वो कहाँ है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम यहाँ पर 95% यानी डेसिमल में 0.95 तलाश करना शुरू कर दें और उससे मुंसलिक जी टेबल पर पहुँचें, एक बात ज़रा मैं दोहरा लूँ कि हमारा जी टेबल, अगर आपको याद हो, वो हमेशा क्यूमुलेटिव कदर देता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह के फैलाव को देख रहे हैं जिसकी औसत कदर कुछ यहाँ पर है, और हमें मालूम करना है कि इस औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ हमें दूर होना होगा कि वो पूरा रकबा 95% के बराबर आ जाए। तो भाई इस सूरत हाल में जी टेबल हमें ये रकबा नहीं दे रहा होगा, बल्कि यहाँ से लेके ये पूरा रकबा दे रहा होगा यहाँ तक। तो यह क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो अगर सिर्फ ये हिस्सा जो कि इत्मीना वक्फा का है वो 95% के बराबर है, और चूंकि ये फैलाव हम आहंग होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो फिर ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको मैं सफ़ेद रंग से दिखा सकती हूँ। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाते हैं 2.5%, और ये भी 2.5% के बराबर हो जाता है। अब चूंकि हमें यहाँ तक का इम्कान जी टेबल दे रहा होगा, ये क्यूमुलेटिव दे रहा होगा,
तो हमें असल में जी टेबल पे 95% नहीं, बल्कि सिर्फ इस हिस्से को छोड़कर जितना भी इम्कान है वो मालूम करना होगा। यानी हमें 95 जमा 2.5% यानी 97.5% मालूम करना है जी टेबल पे। या आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि हमें 100 में से ये 2.5% निकाल कर जो भी इम्कान बचता है वो मालूम करना होगा जी टेबल पे। दोनों ही तरह हमारे पास 97.5% ही आता है। तो 97.5% डेसिमल में बराबर हो जाता है 0.975 के। और यहाँ पर 0.975 यहाँ पर है, तो जी की कदर बराबर होगी 1.9। और अगर हमें एक और डेसिमल प्लेस देखना है तो हम इसमें 0.06 को जमा कर देंगे, तो जी की कदर हमारे पास बराबर आ रही है 1.96 के। हाँ, तो यूं फिर जी कदर बराबर आ गई 1.96 के, यानी हमें इसको ज़रब देना होगा अब इस फैलाव के मयारी इन्हिराफ से। यानी हमारे नमूने के पैरामीटर के नमूने के फैलाव के मयारी इन्हिराफ से जब हम इसको ज़रब देंगे तो फिर हमारे पास डी की कदर आ जाएगी। तो चलें अब ये काम भी कर लेते हैं। तो अब बस हमें इसकी कदर मालूम करनी है और फिर हमारे पास बहुत आराम से हमारा इत्मीना वक्फा आ जाएगा। चलें इस जी टेबल को यहाँ से हटाते हैं और ये बात यहाँ वापस लिख लेते हैं कि डी बराबर होगा 1.96 ज़रब इसके और भाई इसको मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद है। लेकिन एक नया मसला ये है कि हमारे पास इस चीज़ को मालूम करने के लिए P1 और P2 की असल इकदार मौजूद ही नहीं है। लेकिन भाई इस सूरत हाल में भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा सैम्पल साइज इतना बड़ा है, इसलिए हम P1 और P2 की असल कदर का अंदाज़ा इनके नमूने की इकदार से भी लगा सकते हैं और यूं फिर उनको इस्तेमाल कर कर हम मयारी इन्हिराफ की कदर भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सूरत हाल में हमें एक छोटी सी तब्दीली करनी पड़ेगी और वो ये है कि यहाँ पर बराबरी का निशान हम हटा देंगे और इसकी जगह हम अंदाजे का निशान लगा लेंगे, जिसका मतलब यह है कि हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट कदर मिल रही होगी। तो साथ ही मैं यहाँ पर ये निशान भी लगा दूँ, क्योंकि अब हम नमूने की इकदार इस्तेमाल कर रहे होंगे। चले फिर ऐसा करते हैं, इन सारी इकदार को फिर इस फॉर्मूले में डाल ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी सी जगह बना लूँ। तो इसको इधर ले आते हैं। हाँ, तो चलें भाई, जगह भी बन गई है। अब ज़रा फॉर्मूले में इकदार डालते हैं। तो ये चीज़ तकरीबन बराबर हो जाएगी P1 जो कि 0.642 के बराबर है ज़रब 1 माइनस 0.642 बटा n जो कि बराबर है 1000 के। और इसमें हम जमा करेंगे P2 जो कि 0.591 के बराबर है ज़रब 1 माइनस 0.591 और इसको भी हम तकसीम कर रहे होंगे 1000 से और फिर हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट ले रहे होंगे। तो चलिए फिर इस पूरी चीज़ को हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। और वो करने से पहले मैं ज़रा अपनी गलती को दुरुस्त कर लूँ। यहाँ पे जमा का निशान था, ना कि माइनस का, और मैं कब से इनका फ़र्क ले रही हूँ, तो ये गलत है। इनको हम आपस में जमा कर रहे होंगे। तो हमारा ये जो मयारी इन्हिराफ है वो बराबर है तकरीबन 0.022 के। अब इस कदर को हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और यूँ हमारे पास डी की कदर आ जाएगी। तो डी के लिए जब हम 1.96 को ज़रब देते हैं 0.022 से, तो हमारे पास आ जाता है
0.04312 जवाब की सूरत में, और उसको हम राउंड ऑफ करके 0.043 के बराबर रख लेंगे। तो भाई ये है वो कदर जिसको हम जब इसमें जमा करेंगे और इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास इत्मीना वक्फा आ जाएगा, जिसकी एतमाद की सतह 95% के बराबर होगी। बल्कि इत्मीना वक्फा मालूम करने से पहले इन बयानात में डी की कदर लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी असल में एतमाद की सतह को दिखाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर डी की जगह, बल्कि ऊपर लिख लेती हूँ ताकि याद रहे कि ये डी ही है। तो यहाँ पे डी बराबर है 0.43 के। यहाँ पे भी यही चीज़ कर लेते हैं। तो ये बयान अब ये हो गया कि हमें 95% एतमाद होना चाहिए कि P1 माइनस P2 की असल कदर 0.05 से 0.43 के फासले के अंदर हो, और यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं अपने इत्मीना वक्फे पे। तो जगह बना लेते हैं, इस सब को मैं हटाकर एक तरफ ले जाऊं। भाई ये पूरी चीज़ काफ़ी छोटी हो गई है, लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं और फिर ये पूरी चीज़ आपको साफ साफ दिख जाएगी। फ़िलहाल हम अपने इत्मीना वक्फे पे आते हैं। तो भाई इत्मीना वक्फे के लिए हमें इसमें 0.051 में 0.43 जमा करना होगा, और साथ ही 0.051 से 0.43 को माइनस करना होगा। हाँ, तो भाई 95% इत्मीना वक्फा बराबर होगा 0.051 से अगर मैं 0.43 माइनस करूं तो 0.08 आता है, और 0.051 में अगर हम 0.043 जमा करें, बल्कि इतनी बड़ी मैं एक गलती करने लगी थी, जो कि अच्छी बात है कि आप देख लें, क्योंकि इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाती हैं और फिर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। भाई ये बराबर था 0.043 के, ना कि 0.43 के। और भाई ये पूरा जो हिसाब मैं लगा रही थी वो इस कदर पे लगा रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी जिससे हम बच गए। यहाँ पे भी मैं इसको ठीक कर दूं कि डी की कदर 0.043 के बराबर है। तो ये गलती हमने ठीक कर ली है। अच्छा, अब ज़रा इत्मीना वक्फे की ऊपरी हद भी बयान कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम 0.043 को जमा करेंगे 0.051 में। इन दोनों को जब आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास 0.094 आ जाएगा। तो इत्मीना वक्फा 0.08 से लेकर 0.094 तक है। तो भाई यूं हमने एक तीसरे तरीके से भी इत्मीना वक्फे को बयान कर लिया है। भाई ये तीनों बयानात P1 और P2 के फ़र्क को दिखा रहे हैं, और ये फ़र्क ऐसा है जिस पे हमें 95% एतमाद है। तो यही असल में हमारे सवाल का जवाब है।